Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. Electrolysis is a process in which the cations and anions liberated from the electrolytes are. अल्फा पे है हाइड्रेट. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रेशन क्या होती है. फ़र्ज़ किया हमारे पास एक कंपाउंड है जैसा कि कॉपर सल्फेट CuSO4. ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में. अगर हम इसे ऐड कर दें वाटर में तो ये Cu+2 हो जाएगा एक्वस, और SO4 -2 हो जाएगा, ये भी कैसे? एक्वस. अब देखें ये जो कॉपर +2 एक्वस है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर +2 को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ. अब वाटर डायपोल होता है, H पार्शियल पॉजिटिव O पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या है? एक आयन है. तो जब एक आयन एक डायपोल के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये फोर्सेस कहलाती हैं आयन डायपोल फोर्सेस. इसी तरह सल्फेट भी एक आयन है, जबकि वाटर डायपोल है. ये एन आयन है तो वाटर के H जो पार्शियल पॉजिटिव होते हैं उनमें इंटरेक्शन होगी. ये भी कौन सी फोर्सेस से? आयन डायपोल फोर्सेस. लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स का इस तरह आयंस के साथ इंटरेक्ट करना और इनको सराउंड कर लेना क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइड्रेशन. ये क्या कहलाता है? हाइड्रेशन कहलाता है. दूसरी बात, इस तरह से ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, अब कॉपर +2 का चूंकि साइज छोटा है सल्फेट की निस्बत और चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है, तो इसको सराउंड करने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज़्यादा होती है. तो अब कॉपर +2 को 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं. और इसी तरह सल्फेट आयन चूंकि इसका साइज बड़ा है, चार्ज टू साइज रेशो कम है, तो इसको सराउंड करने वाले वाटर मॉलिक्यूल की तादाद भी कम है, तो इसे एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करता. तो इस तरह ये ओवरऑल क्या बन जाता है? ओवरऑल बेसिकली बन जाता है CuSO4.5H2O. अब देखिए इस तरह का कोई भी कंपाउंड कहलाता है हाइड्रेट. इस तरह का कोई भी कंपाउंड क्या कहलाता है? हाइड्रेट कहलाता है. अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल की तादाद है जो कि इसके साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रही है या सराउंड कर रही है, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन. इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, या इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आपने देखा कि ये जो हमें बेसिकली ऑप्शन नज़र आ रही थी पहली, हाइड्रेट, तो इलेक्ट्रोलिसिस का इस हाइड्रेट से या हाइड्रेशन से या वाटर ऑफ हाइड्रेशन से या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है. तो फिर अल्फा क्या हो गया? गलत हो गया. बीटा क्या है कि चार्ज्ड होते हैं कैटाइन और एनाइन. भाई वो चार्ज्ड तो होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान वो सिर्फ चार्ज्ड नहीं रहते, वो लिबरेट हो जाते हैं या डिस्चार्ज हो जाते हैं किसी और शक्ल में. अभी हम उसको देखते हैं. ये भी गलत हो गया. चार्ली, हाइड्रोलाइज्ड. अब हमने हाइड्रोलिसिस के हवाले से एक डिस्कशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में. देखिए हाइड्रोलिसिस क्या है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास है सोडियम एसीटेट CH3CN. अब हमने इसे डाला किस में? वाटर में. अब ये साल्ट भी आयोनाइज हो गया और वाटर भी आयोनाइज हो गया. अब बना क्या? बना CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके CH3COOH. अब चूंकि ये वीक एसिड है तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, जबकि बनेगा Na+OH NaOH. अब NaOH अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आयोनाइज हो जाएगा. तो फिर सोल्यूशन में OH आयन क्या होंगे? फ्री. जब फ्री होंगे तो हम कहेंगे सोडियम एसीटेट का एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है.
इसी तरह देखें, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जैसे NH4Cl, अब इसको भी हम किस में डालते हैं? वाटर में। अब इनकी आपस में इंटरेक्शन हुई और बना क्या? NH4OH। अब चूंकि ये एक वीक बेस है तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, लेकिन साथ बनेगा HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हो जाएगा? आयोनाइज। इस तरह सोल्यूशन में H आयन हो जाएंगे फ्री, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि NH4Cl का एक्वस सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक। तो देखें, किसी भी कंपाउंड की वाटर के साथ ऐसी इंटरेक्शन जिसमें वो कंपाउंड भी आयोनाइज हो जाए और वो वाटर भी आयोनाइज हो जाए, फिर उनकी आपस में इंटरेक्शन हो जाए, तो इस इंटरेक्शन को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस। तो अब आप देखें, ये जो अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से, तो इसका इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर पक्की बात है, आंसर क्या होगा? डेल्टा। लेकिन कैसे? देखिए, डिस्चार्ज का क्या मतलब है? डिस्चार्ज का मतलब ये है कि सपोज बच्चों हमारे पास था सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है, हमने इसे हीट कर दिया एट हाई टेम्परेचर, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। अब सवाल यही था कि इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो आयन बनते हैं इनके साथ क्या होता है? देखें, ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, इसे हम कहते हैं कैट आयन। ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, इसे हम कहते हैं एन आयन। देखिए, इसे कैट आयन कहते ही इसलिए हैं कि इसने इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कहाँ जाना है? कैथोड पे। और इसे एन आयन इसलिए कहते हैं कि इसने इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कहाँ जाना है? एनोड पे जाना है। अब कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पे होती है रिडक्शन, और एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन कैसे होगी कि ये जो सोडियम आयन है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास सोडियम की फॉर्म में ये सोडियम आयन क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है? Cl माइनस है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसलिए माइनस है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो Cl बन जाएगा जिसका चार्ज 0 होगा। अगर हम इसे यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दें कि ये है जी हाफ Cl2, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। तो हमें पता लग गया कि क्लोराइड आयन बेसिकली Cl2 की शक्ल में क्या हो गए हैं? डिस्चार्ज हो गए हैं। तो क्लियर ये हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो बनने वाले आयन है, कैट आयन और एन आयन, वो क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं, आमतौर पे इनटू देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। So the answer was delta. Question 2. Which of the following statements does not match correctly? देखिए, अल्फा है कंडक्टर। अब इसको आसान करने के लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। किसका? कि कंडक्टर क्या होता है। इसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन कंडक्टर क्या होता है, और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है सेमी कंडक्टर क्या होता है। लें जी, इन तीनों के कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंडक्टर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो आम तौर पे अगर एलिमेंट्स की बात करें तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। मिसाल के तौर पे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एटसेट्रा। नॉन कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और ये एलिमेंट्स में देखें तो नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर होती हैं। जैसे हमारे पास है जी क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटसेट्रा।
सेमीकंडक्टर, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे मुख्तलिफ कंडक्टेंस शो करते हैं, और आम तौर पे टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ये कौन होते हैं? ये होते हैं जिन्हें हम मेटालाइड्स कहते हैं, या इन्हें हम सेमी मेटल्स भी कह देते हैं, जैसे हमारे पास है जर्मेनियम वगैरह। तो अब देखिए, जो पहली ऑप्शन थी इसमें था कंडक्टर, तो आप देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों मेटल्स हैं, तो इसका मतलब ये बात सही है गलत? तो ये लाजमी तौर पे सही है। बीटा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखें, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम फिर कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है कि जिसको जब वाटर में डालते हैं यानी एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, या जब उसे मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी हीट कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब याद रखें कि साल्ट्स के सोल्यूशन, एसिड्स के सोल्यूशन और बेसिस के सोल्यूशन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इनकी दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सोल्यूशन में तकरीबन पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाते हैं और ज़्यादा मिकदार में आयंस जनरेट करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, मतलब वो बेसेस जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं ख़ास तौर पे, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तकरीबन सारे मिनरल एसिड्स, और ऐसे सॉल्ट्स जो बने हों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से, जैसे NaCl, K2SO4 वगैरह वगैरह, ये सब के सब कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में कम हद तक आयोनाइज होते हैं, यानी आयंस की मिकदार कम जनरेट करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि बेस है और वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड है, या थर्ड ए के मेटल का हाइड्रोक्साइड है, या अदर देन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, वो कैसा बेस है? वीक बेस है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसी सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होती। दूसरी बात, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं होता, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर को आप वाटर में डाल दें, कोई आयोनाइजेशन नहीं होती, कोई फ्री आयंस नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। इसी तरह बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह के मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब देखिए बीटा पे क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। NaCl बना है किससे? ये NaCl में ये Na आया है NaOH से, और ये Cl कहाँ से आया है? ये आया है HCl से। अब चूंकि ये बना है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से, तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ठीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए ये अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो किस जैसी है? ये ऑर्गेनिक एसिड्स जैसी है। इसमें देखें ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये मौजूद है। तो अभी हमने कहा कि ये कैसे एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मीथेन, इसमें ना कोई फ्री आयंस नहीं है, तो ये क्या है? नॉन कंडक्टर है। H2SO4, भाई ये तो कंडक्टर है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब देखिए ये बात सही थी, ये गलत है, तो इसीलिए ओवरऑल आंसर क्या हुआ? डेल्टा। क्वेश्चन 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स radicals, compound radicals, the central atom has oxidation number +6। हम सब की ऑक्सीडेशन स्टेट बारी बारी कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास था नाइट्रेट,
देखिए NO3 और चार्ज क्या है, -2 नहीं होता, -1 होता है, ये मिस्टेक है। तो देखिए O होता है -2, 3 है तो -6। अब N कितना हो कि -6 में ऐड करें तो -1 है, तो लाजमी क्या है जी, +5। इसी तरह बीटा में क्या है, MnO4 और ओवरऑल चार्ज है -1, एक होता है -2, 4 है तो -8, -8 में कितना ऐड करें कि आंसर -1 है, तो +7, तो ये +7 है। इसी तरह देखिए चार्ली में क्या है, कार्बोनेट CO3 है, ऊपर चार्ज है -2, एक को क्या होता है -2, 3 है तो -6। अब -6 में कितना ऐड करें कि -2 है, तो +4, तो यहाँ कार्बन +4 है। डेल्टा सल्फेट SO4 -2, देखें O -2 होता है, 4 है तो -8, -8 में कितना ऐड करें कि ओवरऑल -2 है, +6, तो यहाँ सल्फर +6 है। तो क्वेश्चन ये था कि जी +6 ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब आप देखें +6 एक ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, और दैट इज डेल्टा। क्वेश्चन 4, कास्टिक सोडा इज obtained in industrial scale by the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride by using, अब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को यूज करके क्या बनाते हैं हम, कास्टिक सोडा बनाते हैं। तो अब एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, याद रखें इस प्रोसेस में एनोड और कैथोड दोनों इनर्ट होते हैं। अब इनर्ट का हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर वो मेटल होगी तो वो होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या फिर वो नॉन मेटल होगी सॉलिड फॉर्म में। तो अब आप देखें इसमें प्लैटिनम, नोबल मेटल भी कहते हैं, प्लैटिनम, इरिडियम और गोल्ड, तो एक तो ये हमें नजर आता है। दूसरा नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट के ही इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, तो ग्रेफाइट और किसी ऑप्शन में नहीं है, सो द आंसर विल बी बीटा। अब कास्टिक सोडा से नेल्सन सेल के जरिए, कास्टिक सोडा नेल्सन सेल के जरिए बनाया जाता है, जिसके अंदर देखें क्या किया जाता है। हम सबसे पहले NaCl का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। अब देखिए जब आप NaCl का एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो इसके अंदर बेसिकली कैटाइन में कंपटीशन होगा इन दोनों का, और हम तो जानते हैं चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके और ये कौन सी गैस बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। लेकिन चूंकि ये कैटाइन है तो ये रिएक्शन किस पे हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा। इसी तरह ये जो एनाइन है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इस्तेमाल कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ क्लोराइड आइन ज़्यादा होंगे। अब क्लोराइड आइन क्या करेंगे, ये क्लोराइड आइन बनाएंगे Cl2 विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसे यूं बैलेंस कर लें। तो अब आप देखें क्लोरीन गैस भी डिस्चार्ज हो गई और हाइड्रोजन गैस भी डिस्चार्ज हो गई, यानी ये H आइन भी यूज हो गया, Cl आइन भी, बाकी क्या बचा, Na+ और OH-। तो जब ये Na+ और OH- मिलेंगे तो बनेगा NaOH, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, जिसमें एनोड प्लैटिनम का यूज होता है और कैथोड ग्रेफाइट का यानी कार्बन का यूज होता है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 5, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्सेप्ट। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा केमिकल होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है और इट सेल्फ यानी कि खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ऐसे केमिकल को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसका मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगा वो दूसरे को क्या नहीं कर सकेगा, रिड्यूस। तो वो कौन सा एजेंट नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो HCl है इसमें H+1 है और Cl-1 है, और इसमें जो Cl-1 है ये बेसिकली क्या हो सकता है,
अभी हम डिस्कस करके आए थे, ये Cl2 बन सकता है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आप देखिए ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। FeSO4 में देखें, Fe क्या है जी, Fe हमारे पास +2 है, तो अब Fe+2 फेरस है, तो ये Fe+3 हो सकता है, फेरक विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब H2SO4 में सेंट्रल एलिमेंट है सल्फर। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो देखिए H होता है +1, 2 है तो +2, O होता है -2, 4 है तो -8। अब S कितना हो कि टोटल आंसर 0 हो जाए, +6। देखें सल्फर पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6। भाई वो तो इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये इससे ज़्यादा चार्ज में हो ही नहीं सकता। यानी क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज। तो जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता वो दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। और यही पूछा हुआ था कि बाकी सारे रिड्यूसिंग एजेंट है सिवाय एक के, तो वो सिवाय एक वाला कौन सा है, H2SO4, तो आंसर चार्ली। जबकि डेल्टा में देखें हमारे पास HI है, तो HI में जो I माइनस है वो इस Cl माइनस की तरह क्या बन सकता है, I2। कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, -1 से 0, यानी ऑक्सीडाइज हुआ है। जब ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो ये भी कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिव्यू दे रहा हूं मैं कि HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट है, फेरस सल्फेट भी रिड्यूसिंग एजेंट है, HI भी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों कि ये क्या होते हैं, बेसिकली ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, इसीलिए दूसरों को रिड्यूस करते हैं। लेकिन H2SO4 कभी भी खुद क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। तो H2SO4 कैन नेवर बी यूज्ड as a reducing agent. So the answer is Charlie. Question 6. Zinc rod acts as anode in the galvanic cell, but it acts as cathode when coupled with aluminium electrode. This is because the standard reduction potential of, अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दी हुई है। यहां क्या है कि जिंक रॉड एक्ट्स एज एनोड इन द गैल्वेनिक सेल। भाई गैल्वेनिक सेल जो हम पढ़ते हैं जिसमें जिंक होता है तो साथ कॉपर होता है, तो वहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक जो जिंक है वो कहाँ है, ऊपर, और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जो नीचे होता है यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उस पर रिडक्शन होती है, तो वो कैथोड होगा। जबकि जिंक ऊपर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी इस पर ऑक्सीडेशन होगी, तो ये लाजमी क्या होगा, एनोड होगा। अब ये बात इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखी। सवाल असल में यहां से शुरू हो रहा है कि इट एक्ट्स एज कैथोड, यानी जिंक जो है वो किसके तौर पे एक्ट करता है, कैथोड के तौर पे, यानी इस पे क्या होती है, रिडक्शन। तो अब रिडक्शन तो तब होगी जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। कब, जब ये किसके साथ मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम के साथ। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। तो आप देखें एल्यूमिनियम ऊपर है यानी रिडक्शन पोटेंशियल उसका जिंक से कम है, तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो फिर एल्यूमिनियम एनोड होगा जबकि जिंक क्या होगा, कैथोड होगा। तो अब इसकी वजह पूछी हुई है, क्या वजह है कि जी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, हमें नजर आ रहा है कि एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है जबकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो फिर आंसर क्या हुआ, अल्फा। क्वेश्चन 7, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहली बात, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में साल्ट ब्रिज यूज होती है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो आप देखें क्या इसके अंदर साल्ट ब्रिज है, बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कोई साल्ट ब्रिज यूज नहीं होती। बीटा, इट इन्वॉल्व्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्यों? कि हम इलेक्ट्रिक सोर्स देंगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन दिस सेल एनोड बेयर्स पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये एनोड है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड बेयर्स नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो बाकी तो सारी बातें सही हैं, कौन सी गलत है? अल्फा। सो द आंसर इज अल्फा। Question 8. In the figure given below, the electron flow in external circuit is from. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक कॉपर सेल में ये जिंक एक्ट करता है एज एन एनोड और कॉपर एक्ट करता है एज अ कैथोड। क्यों? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कम। अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है इसका मतलब उसमें ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो एक्ट करता है एज एन एनोड। और कॉपर के लिए बिल्कुल इससे अपोजिट बात है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से किसकी तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ जाते हैं। किसके अंदर? एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। लेकिन सर्किट के अंदर जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की नहीं होती, वो कन्वेंशनल करंट की होती है। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट से क्या होती है? अपोजिट होती है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। इसका मतलब एरो कॉपर से किस तरफ लगाएंगे? जिंक की तरफ। तो अब क्वेश्चन क्या था कि जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सटर्नल सर्किट में वो क्या है? तो जो हमें डायरेक्शन नजर आ रही होगी कन्वेंशनल करंट की, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लाजमी उसके अपोजिट होगा। तो पक्की बात है वो होगा लेफ्ट टू राइट। तो अब लेफ्ट टू राइट की कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जिंक टू कॉपर होगा, तो फिर आंसर अल्फा। इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखें बीटा और चार्ली ऑप्शन एक जैसी हैं। कॉपर टू जिंक का मतलब भी है कि राइट टू लेफ्ट, और चार्ली भी है राइट टू लेफ्ट। अब देखिए बोथ की तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर बीटा गलत है तो फिर चार्ली भी गलत होगा, और अगर चार्ली गलत है तो फिर बीटा भी गलत होगा, और दो ऑप्शंस तो आंसर हो ही नहीं सकती। तो कॉमन सेंस आंसर अल्फा। जबकि डेल्टा में कहता है पोरस पार्टीशन टू जिंक इलेक्ट्रोड, कि ये जो पोरस पार्टीशन है इससे जिंक की तरफ जाता है। भाई उसने पूछा इंटरनल सर्किट का, नहीं है किसका पूछा? एक्सटर्नल सर्किट का। तो ये बात वैसे भी गलत है, और जब आप एक्सटर्नल की बात करेंगे तो फिर तो गलत ही हो जाएगा। तो पक्की बात है आंसर अल्फा। Question 9. The cell voltage or EMF measures the force with which electron move in the external circuit and therefore measures the tendency of the cell reaction to take place. If, अब देखिए ये हमारे पास जिंक का कौन सा पोटेंशियल है? 0 से +2 है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और कॉपर +2 से 0 है यानी रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है। देन द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ सेल इज, तो देखें बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता वो रिएक्शन वैसा ही होता, जबकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता इसका मतलब उसका क्या ज्यादा होता? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम उस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं और उसका जो पोटेंशियल है उसका साइन भी चेंज कर देते, फिर हम उन दोनों वैल्यूज को ऐड करते तो वो सेल पोटेंशियल होता। तो यहाँ तो जो हो रहा है उसी का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हमें किसी रिएक्शन को अब रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट ऐड कर लेंगे। क्यों? कि ई नॉट ऑफ सेल जो है ये किसके बराबर होता है? ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन और ई नॉट ऑफ रिडक्शन के सम के बराबर होता है। तो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन अब कौन सा है? यह जी +0.76 वोल्ट, जबकि ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? +0.34 वोल्ट। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास ई नॉट ऑफ द सेल क्या आ जाएगी? दिस विल बी +1.1 वोल्ट।
So the answer will be alpha. Question 10. Mark the incorrect statement. अब हमने इन स्टेटमेंट्स में से गलत स्टेटमेंट बतानी. अल्फा है अ पोरस प्लेट और अ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन लेड स्टोरेज सेल. तो ये लेड स्टोरेज सेल है. अब चूंकि लेड स्टोरेज सेल में इलेक्ट्रोलाइट चाहे एनोड के लिए हो चाहे कैथोड के लिए वो सेम होता है 30% H2SO4 ही. लिहाजा हमें दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसमें साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होगी. बीटा, सोडियम एंड पोटाशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट प्लैटिनम, पैलेडियम एंड कॉपर कैन नॉट. इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी. देखिए एसिड्स में कौन सा एलिमेंट होता है मेन? हाइड्रोजन. तो अब आप यहाँ देखा हाइड्रोजन. अब सोडियम और पोटाशियम के बारे में कहा हुआ है कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड्स में से. तो हम पोटाशियम की एग्जांपल ले लेते हैं. फर्ज किया पोटाशियम है और रिएक्शन करा दिया HCl से. अब बनना चाहिए KCl और साथ H2. अब अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये यूँ हो जाएगा. अब देखिए पोटाशियम जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटाशियम और हाइड्रोजन में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन का ज़्यादा है ना, तो उसको रिडक्शन होनी चाहिए. तो आप देखिए यहाँ रिडक्शन हो रही है और पोटाशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन. तो हो रही है. इसका मतलब ये सीरीज के मुताबिक है तो ऐसा होगा. ऐसा होगा का क्या मतलब है कि पोटाशियम जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. बट प्लैटिनम, पैलेडियम और कॉपर कैन नॉट. अब इन तीनों में कॉपर दिया हुआ है तो अब कॉपर को हम ऐसे ही रिलेट कर देते हैं HCl के साथ. अगर हम रिलेट करेंगे तो ये +1 है, ये -1 है, ये 0 है. अब बनना क्या चाहिए? CuCl2 और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ पे देखिए ये +2 है, ये वही -1 और ये 0. अब देखिए कॉपर 0 से बन रहा है +2 यानी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. और हाइड्रोजन +2 से 0 इसकी क्या हुई? रिडक्शन. तो सीरीज में नीचे कौन है? कॉपर. रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है तो कॉपर की रिडक्शन होनी चाहिए. यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. इसका मतलब ऐसा नहीं होगा. अब ऐसा नहीं होगा को हम क्या कह सकते हैं कि कॉपर बेसिकली एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा. तो ये बात भी सही लिखी हुई है. चार्ली क्या है? चार्ली है इम्प्योर कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस. तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर क्या होती है कि हम बेसिकली जो एनोड है वो बना देते हैं किसका? इम्प्योर कॉपर का. और कैथोड बना देते हैं किसका? प्योर कॉपर का. अब प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर का जो एनोड है वहाँ क्या होगी? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब जो Cu है वो कन्वर्ट होगा Cu+2 में विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. और जैसे Cu+2 बनेगा किस में आ जाएगा? सोल्यूशन में आ जाएगा. अब ये कैटाइन है. कैटाइन कहाँ जाता है? कैथोड पे. उसकी रिडक्शन होगी. अब जैसे ही Cu+2 यहाँ जाएगा कैथोड पे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन जाएगा. अब ये Cu इस पे डिपॉजिट हो जाएगा. किस फॉर्म में? प्योर कॉपर की फॉर्म में. तो इस तरह इम्प्योर कॉपर से क्या बन जाएगा? प्योर कॉपर. तो ये भी ठीक है. डेल्टा है शी एक्ट्स एज एनोड व्हेन कनेक्टेड विद जिंक. देखिए जब हम जिंक और शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. तो इस पे क्या होगी? जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी. तो जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहते हैं. तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उस पर रिडक्शन होगी. जिस पे रिडक्शन होगी उसे क्या कहते हैं? कैथोड. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि शी एक्ट्स एज एन एनोड, जबकि हमने डिस्कस किया कि शी एनोड नहीं होता बल्कि कैथोड. तो फिर डेल्टा गलत हुआ और गलत ही पूछा था. सो द आंसर इज डेल्टा. Question 11. Mark the incorrect statement about applications of electrochemical series. तो हम सेल की वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने बहुत सारी एग्जाम्पल ली. जैसे जिंक कॉपर सेल की वोल्टेज 1.1 वोल्ट है तो वो कहाँ से निकालते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से.
इसी तरह हमारे पास है, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हम हर रिएक्शन की फिजिबिलिटी पता लगा सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे एलिमेंट की शक्ल में चाहे कंपाउंड की शक्ल में, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, और जो नीचे वाला है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी रिडक्शन होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा, और नहीं हो रहा होगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। चार्ली, इट प्रिडिक्ट्स रिलेटिव रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सब्सटेंस, कि हम ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी हमारे पास पोटाशियम है, इसी तरह हमारे पास सोडियम है, और इसी तरह सपोज सिल्वर है, और जी गोल्ड है। अब ये चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में हम ये देखना है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखिए, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को अच्छी तरह रिड्यूस करे, मतलब खुद अच्छी तरह क्या हो, ऑक्सीडाइज। अब अच्छी तरह ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो इन चारों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो वो पोटाशियम है। तो इसका मतलब पोटाशियम सबसे अच्छा कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और डेल्टा पे है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका, फ्लोरीन का, ये शो करता है कि ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम इसको देख लेते हैं। अगर हम उसी तरह से चार ऑप्शंस बना लें, ए बी सी डी, और चारों हैलोजेंस को लिख दें। मिसाल के तौर पे हमारे पास है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, इसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन सबसे नीचे है, यानी इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। यानी फ्लोरीन आसानी से क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जो आसानी से रिड्यूस होगा वो दूसरे को आसानी से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यानी कि वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब ये बात गलत हो गई। तो अब वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से वही होगा जो सीरीज में सबसे ऊपर है, तो वो कौन सा है, आयोडीन। इसी तरह अगर मेटल्स की बात करें तो कहता है लिथियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को आसानी से रिड्यूस करता है, और खुद आसानी से क्या होता है, ऑक्सीडाइज। अब खुद ऑक्सीडाइज आसानी से तब होगा जब अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो और रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वाकई क्या है, कम है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब आधी बात सही है और आधी गलत, तो हम इसे क्या समझते हैं, गलत। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 12. If strip of copper metal is placed in a solution of FeSO4. अब देखिए, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन किस चीज़ का है जी, FeSO4 का। अब FeSO4 का सोल्यूशन है तो Fe+2 होगा और SO4 -2 होगा। हमने उसके अंदर एक रॉड या स्ट्रिप डाल दिया, वो स्ट्रिप किसकी है, कॉपर की। अब क्वेश्चन क्या है, अब आप ज़रा देखिए ध्यान से कि Fe+2 हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ दिखाई दे रहा है, Fe+2 हमारे पास मौजूद है ये यहाँ पे, और कॉपर जो है ये मौजूद है यहाँ पे। अब आपके सामने रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है, जबकि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम और क्या ज़्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। तो अब आप देखें, अगर मैं यूं कह दूं कि ये जो ऊपर वाला कॉपर है ये +2 बना देगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाला ये Fe+2 ऊपर वाले कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हुए हैं वो एक्सेप्ट करके Fe0 बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि आप फिर देखिए कि आयरन और कॉपर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का। तो कॉपर रिड्यूस तो हो सकता है एज कंपेयर टू Fe, पर क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज। ना ये ऑक्सीडाइज होगा ना ये रिड्यूस होगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो ऐसी बात आपको कहाँ नज़र आ रही है, डेल्टा। सो द आंसर विल बी डेल्टा।
अब देखिए बीटा क्या था, एफ इज प्रेसिपिटेटेड ओनली। भाई एफ ई प्रेसिपिटेट तो तभी होता ना जब एफ ई प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके एफ ई बनता, पर ऐसा नहीं हुआ। चार्ली, कॉपर एंड आयरन बोथ डिजॉल्व। गलत, कॉपर डिजॉल्व नहीं होगा। अगर कॉपर डिजॉल्व होना होता तो वो +2 बन के सोल्यूशन में आता। हमने कहा वो तो होगा नहीं, लेकिन FeSO4 किस शक्ल में ही रहेगा, +2 की शक्ल में, यानी वो डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। तो दोनों डिजॉल्व नहीं होंगे। कौन डिजॉल्व होगा, Fe+2। तो ये भी गलत हो गया। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 13। अब देखिए ये क्रोमियम +3 से 0, यानी कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। जबकि MnO2 इसमें एक O क्या है -2, 2 है तो -4, तो फिर Mn क्या है +4। अब देखिए +4 से +2, तो ये भी चार्ज कम हो रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। सवाल ये है कि E0 ऑफ द सेल निकालनी। तो अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो तो रिड्यूस ही होगा, लेकिन दूसरा रिड्यूस नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे बनेगा, वैल्यू वही होगी, मैग्नीट्यूड वही होगी, पर क्या चेंज कर देंगे, साइन। अब देखें किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका। तो ये ऐसे ही होगा। तो हमने अभी डिस्कस किया था E0 ऑफ द सेल क्या है, ये असल में E0 ऑफ ऑक्सीडेशन और E0 ऑफ रिडक्शन का सम है। अब E0 ऑफ ऑक्सीडेशन बेसिकली कौन सी है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो ये +0.74 हो जाएगा, जबकि इसका तो रिडक्शन ही होगा, तो ये कितना है +1.28। तो अब हम अगर E0 ऑफ द सेल निकालना चाहें तो जस्ट इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो ये 4 और 8 12, 1 कैरी, 2 और 7 9 और 1 10, तो 1 कैरी, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा +2.02 वोल्ट। तो जो हमें किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, अल्फा। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 14। सोडियम कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब NaCl का अगर एक्वस सोल्यूशन है तो सोडियम हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, देखिए अगर हमारे पास NaCl का एक्वस सोल्यूशन है तो ध्यान से देखिए इसमें जो कैटाइन है वो Na+ और H+ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H+ Na+ से काफ़ी नीचे है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किसकी शक्ल में डिस्चार्ज हो जाएगा, H2 की शक्ल में, जबकि सोडियम आयन वैसे का वैसे रहेगा। तो अब देखिए अल्फा है, रिडक्शन ऑफ वाटर इज प्रेफर्ड टू Na+ आयन, यानी रिडक्शन ऑफ वाटर होती है किसकी प्रेफरेंस में, सोडियम आयन की प्रेजेंस में। अब ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ वाटर की रिडक्शन का मतलब वही H+ की रिडक्शन है। कैसे, लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को दूसरे अंदाज से लिखूं तो ये H+ कहाँ से आया था, वाटर से आया था ना। तो देखिए ये HOH है, अब इसमें आया जी इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर। तो अब आप देखें ये वाला जो H है उसके पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, और इस OH ने चूंकि बॉन्ड लिया तो ये OH नेगेटिव बन गया। सेम जब इसी तरह का रिएक्शन एक और वाटर के साथ होगा तो ये फिर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर। तो अब इस H के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक। तो देखें मिल के क्या बना देगा H2, जबकि ये भी क्या बन गया OH नेगेटिव। तो अब आप देखिए कि दो वाटर दो इलेक्ट्रॉन से मिलके H2 और 2 OH आयन बना देते हैं। तो ये OH आयन पहले भी और अब भी वैसे के वैसे हैं। ओवरऑल चेंज कहाँ आया कि ये जो 2 H+ हैं, H+ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड दे दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कौन सी गैस बना रहे हैं, H2, तो ये हमने ऊपर लिख दिया। तो ये वाटर की रिडक्शन भी कही जा सकती है और किसकी भी, हाइड्रोजन आयन की। तो अब अल्फा पे क्या है, रिडक्शन ऑफ वाटर इज प्रेफर्ड टू सोडियम आयन। तो बताएं सही है या गलत, बिल्कुल सही है, तो आंसर अल्फा। जबकि बीटा है सोडियम आयन्स रिएक्ट विद क्लोराइड आयन,
इन द सोल्यूशन। बिल्कुल गलत, क्योंकि NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? आयोनाइज्ड फॉर्म में। इसका मतलब Na प्लस और Cl नेगेटिव का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। चार्ली, Na रिएक्ट्स विद वाटर। Na जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा। भाई Na तो है ही नहीं जो वाटर से रिएक्ट करेगा, शुरू में भी नहीं था। शुरू में तो NaCl था, उसमें Na नहीं है, उसमें Na प्लस है। बाद में भी Na नहीं है, क्योंकि Na तो बना ही नहीं है, वो तो H प्लस की रिडक्शन H2 बना है, तो बिल्कुल गलत। सोडियम आइंस आर मोर स्टेबल देन सोडियम, कि सोडियम आइन जो है वो सोडियम से ज़्यादा स्टेबल है, यानी इसीलिए वो कहता सोडियम नहीं बनता। भाई सोडियम आइन या आइन न्यूट्रल एटम से तो हमेशा अनस्टेबल ही होता है ना। दूसरा, इसका इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है। सो द आंसर इज अल्फा। Question 15. Keeping in mind the electrode potential, which one of the following reaction is feasible? अब इसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी है। अब पहले रिएक्शन में देखें, जिंक +2 से जिंक 0 बन रहा है, यानी इसकी हो रही है रिडक्शन, और कॉपर 0 से +2 यानी इसकी ऑक्सीडेशन। तो अब सीरीज में ये है जिंक और ये है कॉपर, तो आप देखें नीचे कौन है? कॉपर, तो उसकी रिडक्शन होनी चाहिए ना, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, जबकि यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। अब यहाँ जिंक 0 है, Mg+2 है, यहाँ जिंक +2 है, Mg0। अब देखिए यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन है और मैग्नीशियम की रिडक्शन है। अब सीरीज में देखें कि ये पड़ा हुआ है जी मैग्नीशियम और ये पड़ा हुआ है जिंक। अब रिडक्शन किसकी होती है? नीचे वाले की। तो यहाँ तो नीचे वाला जिंक था, तो उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। चार्ली में देखें, यहाँ के Fe0 है, कॉपर +2 है, यहाँ Fe+2 है और कॉपर 0 है। देखिए Fe जो है फेरस बन रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है। अब +2 वाला Fe कहाँ है? ये है जी हमारे पास +2 वाला Fe, और उसके कंपैरिजन में +2 वाला कॉपर है। तो देखिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? कॉपर का ना। तो कॉपर की क्या होनी चाहिए? रिडक्शन। देखिए वाकई हो रही है, जबकि Fe की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब पक्की बात है, ये क्या है? सही है गलत? सही है, तो ये क्या होगा? फिजिबल होगा। जबकि डेल्टा में देखें कि कैडमियम है, ये 0 है, CdSO4 में SO4 -2 है, तो ये Cd+2 होगा, Mg+2 है और आगे 0 है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है कैडमियम। अब कैडमियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करें तो नीचे कौन है? कैडमियम, तो इसकी रिडक्शन होनी चाहिए, जबकि आप देखें ये तो 0 से +2 बन रहा है, यानी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ये हो ही नहीं सकता, तो कंफर्म आंसर 4। क्वेश्चन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज का कौन सा फंक्शन नहीं है? ये हमारे पास वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल है जिसमें साल्ट ब्रिज यूज होती है। अल्फा इट कीप्स सेपरेट बोथ सोल्यूशन। देखें जब ये अलग और ये अलग, तो ये दोनों सोल्यूशंस अलग अलग होंगे, ठीक है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, ये सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रखती है। कैसे रखती है? देखें कि सपोज यहाँ जो कॉपर सल्फेट था, हम ये कहते हैं कि कॉपर आइन भी 10 थे और सल्फेट भी 10 थे। इधर जिंक सल्फेट था, अब अगर जिंक 10 होंगे तो सल्फेट भी 10 होंगे, लेकिन चूंकि जिंक पे हो रही है ऑक्सीडेशन, यानी जिंक से जिंक +2 बन रहा है। भाई जब जिंक से जिंक +2 बनेगा तो जिंक +2 कहाँ आएंगे? सोल्यूशन में, तो जिंक +2 की तादाद बढ़ेगी। मैं कहता हूँ सपोज 1 यूनिट बढ़ गई तो कितनी हो गई? 11। जबकि यहाँ कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, यानी कॉपर +2 सोल्यूशन से निकल के रॉड पे जा रहा है कॉपर की शक्ल में, तो इसकी तादाद क्या हो रही है? कम। तो अगर 1 कम हो जाए तो कितनी तादाद रह जाएगी? 9 रह जाएगी। अब देखें राइट वाले बीकर में जो एन आइन है वो कैटाइन की निस्बत ज़्यादा हो गया, और लेफ्ट वाले बीकर में जो कैटाइन है वो एनाइन से ज़्यादा हो गया। तो अब क्या होगा? ये जो सल्फेट हैं जो कि कॉमन है वो इस साल्ट ब्रिज में से घुसेंगे और होते हुए इस तरफ आ जाएंगे। तो अब देखें क्या हुआ। अब बेसिकली कुछ ये हुआ कि यहाँ से सल्फेट में 1 यूनिट की कमी आ गई, तो कितने रह गए सल्फेट? 9। और यहाँ सल्फेट में 1 यूनिट का इजाफा हो गया, तो कितने हो गए सल्फेट? 11। अब आप देखें लेफ्ट वाले बीकर में कैटाइन भी 11 है, एनाइन भी 11, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
इसी तरह राइट वाले बीकर में कैटाइन भी 9 है, एनाइन भी 9 है, यानी ये भी ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बीटा क्या था, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, तो ये भी क्या हुआ, सही हुआ। चार्ली, इट मेंटेन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो अब ये प्रोसेस जब होगा तो सेल काम करता रहेगा, यानी एक्सटर्नल सर्किट में से करंट पास होता रहेगा। द पॉजिटिव चार्ज अराउंड कैथोड इलेक्ट्रोड वुड प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम इट, यानी इस पे मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है वो मना करेगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो ना करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उल्टा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका मतलब ये बात उलट लिखी हुई है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 17, Cr+3 3 इलेक्ट्रॉन लेके Cr0 बना रहा है, तो आप देखें ये क्या रिडक्शन है। Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe बना रहा है, ये भी क्या है, ये भी रिडक्शन है। रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया। अब सेल पोटेंशियल बताना है, तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में से ज़्यादा होगा तो उसकी तो रिडक्शन होगी, लेकिन जिसका कम होगा उसकी रिडक्शन नहीं होगी बल्कि ऑक्सीडेशन होगी। यानी हम उसकी मैग्नीट्यूड वही लिखेंगे पर साइन क्या कर देंगे, चेंज, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की बजाय क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो E0 ऑफ द सेल जो है वो सम है किसका, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन और E0 ऑफ रिडक्शन का। तो अब देखिए E0 ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा प्लस 0.74, जबकि E0 ऑफ रिडक्शन क्या है, ये प्लस 0.77। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 4 कितने, 11, 1 कैरी, 7 और 7 14, और वो जो 1 कैरी था वो कितना हो जाएगा 15। तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 1.51 वोल्ट। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द E0 ऑफ द सेल। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन ये होता है कि उसमें एक एलिमेंट की रिडक्शन और एक की क्या हो, ऑक्सीडेशन। और अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही हो तो रिडॉक्स नहीं होगा, सिर्फ रिडक्शन हो रही हो भी रिडॉक्स नहीं होगा। तो अब पहले रिएक्शन में देखें, Mg 0 से +2 बन रहा है और यहाँ पे H जो है वो +1 से 0 बन रहा है, यानी Mg की ऑक्सीडेशन और H की रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ कॉपर 0 से बन रहा है +2, जबकि जो नाइट्रेट है इसमें N क्या है, +5 है, और NO2 में आप कैलकुलेट करेंगे तो N +4 है, तो यानी N की रिडक्शन हो रही है और कॉपर की ऑक्सीडेशन, तो ये भी रिडॉक्स प्रोसेस है। चार्ली, Mg+2 है, इधर भी Mg+2 है, ये O-2 है, इधर भी O-2 है, H+1 है, इधर भी H क्या है, +1 है, ये Cl-1 है और इधर भी Cl क्या है, -1 है। तो देखें इसमें हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो रिएक्टेंट्स में है वही प्रोडक्ट्स में, तो ये ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। सो द आंसर इज चार्ली। जबकि डेल्टा में देखें Mg क्या है, 0, O2 एलिमेंट है फ्री स्टेट में 0, इधर Mg+2 और O क्या है, -2, तो Mg की हुई ऑक्सीडेशन और O की क्या हुई, रिडक्शन, तो ये भी रिडॉक्स प्रोसेस। Question 19. In order to measure the standard electrode potential of an electrode, which of the following conditions are maintained? तो हम हमेशा 3 मेन कंडीशंस की बात करते हैं। एक क्या है जी, टेम्परेचर 298 केल्विन, दूसरा प्रेशर 1 atm, और तीसरा जब भी सोल्यूशन की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो द आंसर इज बीटा। Question 20. Metallic conduction involves the relatively free movement of their, अभी हमने पढ़ा था कि मेटल्स को कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द मेटेलिक लैटिस मूव करते रहते हैं। सो द आंसर इज चार्ली। अब मेटल की स्ट्रक्चर में आयंस भी होते हैं पर वो लोकलाइज्ड होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर सकते। Question 21. All of the following are correct statements except पहली, standard electrode potential is taken when pressure 1 atm, temperature 298 Kelvin
और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। बीटा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय, बार बार हमने कैलकुलेशन की कि ई नॉट ऑफ द सेल बराबर किसके होगा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक है। फॉर एनी मेटल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, बिल्कुल गलत भाई, मैग्नीट्यूड जरूर बराबर होगी बट साइन चेंज होगा, अगर एक प्लस है तो एक क्या होगा, माइनस होगा। अब अगर मैं कहूँ कि इससे पहले क्या साइन है, आप कहेंगे प्लस, और मैं को इससे पहले क्या साइन है, आप कहेंगे प्लस, इसका मतलब आपने तो साइन चेंज ही नहीं की, तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर O2 is liberated at anode and H2 is liberated at cathode। अब हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हैं किसकी, वाटर की, तो देखें वाटर में क्या है जी, वाटर में बेसिकली H2O है। अब H2O है, आपने एसिडिफाइड फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस कर दी तो इससे दो आयन बनेंगे, एक H+ बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब H+ चूंकि कैट आयन है तो कैथोड पे जाएगा और इसकी क्या होगी, रिडक्शन। और अभी हमने डिस्कस किया था कि H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बन जाएगा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। किस पे बना ये बना रिडक्शन, यानी किस पे, कैथोड पे। जबकि जो दूसरे आयन हैं जिन्हें हम OH आयन कहते हैं, OH आयन एन आयन है, तो इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, ये एनोड पे जाएंगे। अब ऑक्सीडेशन कैसे होती है, 4 OH आयन एक साथ जाते हैं और हर एक के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो लूज कर देंगे। अब चारों OH होंगे और उन पे ओवरऑल किसी पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये OH और यहाँ से H, ये वाटर बन जाएगा, ये H और ये OH वाटर बन जाएगा। जबकि यहाँ कितने O बच गए, 2, ये दोनों O मिलके कौन सी गैस बना देंगे, O2 गैस। तो अब आप देखें एक H2 गैस बना जो कि कैथोड पे बना और एक O2 गैस जो कि एनोड पे। तो अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो O2 कहाँ लिबरेट होता है, एनोड पे। तो अब हमने यही पढ़ा, O2 एनोड पे लिबरेट होता है और H2 कहाँ लिबरेट होता है, कैथोड पे। तो ये H2 है, कहाँ लिबरेट हुआ, कैथोड पे। तो ये क्या है, सही है गलत, सही, तो फिर पक्की बात है आंसर चार्ली। Question 22. Which of the following statements is incorrect about anode and cathode electrodes? देखें, अगर हम ये एक सेल है जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, इसको देखें तो एनोड जो है ये लॉन्गर लाइन से शो होता है। आप देखें ये एनोड है और ये लॉन्गर लाइन से शो किया हुआ, और कैथोड स्मॉलर लाइन से। क्यों कि एनोड पे जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, किसकी निस्बत, कैथोड की निस्बत। इन गैल्वेनिक सेल, अब हम गैल्वेनिक सेल देख लेते हैं। मैस ऑफ एनोड इंक्रीजेस, भाई ये जो एनोड है जिंक से Zn+2 बनता है, यानी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब ये Zn+2 बन के किधर आ जाता है, सोल्यूशन में। तो जब सोल्यूशन में आ जाएगा तो ये जिंक का रॉड पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी घुल के नीचे आ जाएगा। तो इसका मैस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजेस, तो ये बात क्या है, सही है गलत, गलत है। जबकि इन गैल्वेनिक सेल मैस ऑफ कैथोड डिक्रीजेस। अब देखिए कैथोड में क्या होता है कि अगर ये कॉपर+2 है, इसकी रिडक्शन होनी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने और कॉपर बना देना है, यानी इस कॉपर के रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो कॉपर का जो रॉड है मोटा हो जाएगा, यानी उसका मैस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, डिक्रीज, तो ये गलत हो गया। चार्ली, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एनोड कहते ही उसको है जिस पे ऑक्सीडेशन हो। रिडक्शन टेक्स प्लेस, कैथोड कहते ही उसका है जिसके रिडक्शन हो। नीचे है कि E0 ऑक्सीडेशन डिवेलप्स, यानी ऑक्सीडेशन होती है, और E0 रिडक्शन डिवेलप्स ऑन इट, मतलब रिडक्शन होती है। तो बाकी बात है आंसर बीटा। Question 23. Which of the following statements is incorrect about galvanic cell? देखिए पहले it converts chemical energy into electrical energy। हर galvanic cell का यही काम। It involves spontaneous redox reaction, बिल्कुल spontaneous होता है। In this, 2 half cells are set up in different container being connected by salt bridge, बिल्कुल सही है। हम ये देखिए, ये गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेक सेल है,
तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये दो अलग अलग हमारे पास सिस्टम होते हैं जिनको किसके जरिए जोड़ते हैं, साल्ट ब्रिज के जरिए। इन इट द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी जो रिड्यूस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं। देखिए यहाँ कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, तो ले रहा है, तो ये बात क्या होगी, गलत। तो फिर आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 24, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल सेल इन दिस सेल। अब फ्यूल सेल है जी, इस सेल में क्या होता है, इस सेल के अंदर हमारे पास अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है तो ये कुछ यूं होता है। अब दोनों के नतीजे में जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, दैट इज H2O। अब ये भी फ्री स्टेट में चार्ज 0, ये भी फ्री स्टेट में चार्ज 0, H कैप +1, दो हैं तो +2, O क्या होगा -2, क्योंकि सम 0 ही रहना है। अब पहली ऑप्शन है O2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू OH आइन, कि O2 ऑक्सीडाइज हो जाता है OH आइन में। भाई आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, अगर हम ये बात सपोज कंसीडर ही कर लें तो O2 में चार्ज क्या है जी, O का 0 है, OH पे देखें -1 है, अब H होता है +1, तो O क्या होगा, -2 होगा, तो ये -1 होगा। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, अगर ऑक्सीजन 0 से -2 हो तो क्या ये ऑक्सीडेशन है, कतई नहीं, है तो रिडक्शन है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बीटा O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे, आप देखें ये O2 0 से क्या बना है, -2, यानी O2 की खुद की क्या हुई है, रिडक्शन। भाई जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात क्या है, सही है। इसी तरह फिर हमारे पास है चार्ली, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। आप देखें H2 ये 0 है और ये H में +1 है, तो चार्ज क्या हुआ, बढ़ा है ना, तो क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई, तो ये भी सही है। डेल्टा पे H2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, भाई जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो जो रिड्यूस करेगा हम उसे क्या ही कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात भी ठीक है, तो कंफर्म आंसर कौन सा हुआ, अल्फा। क्वेश्चन 25, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C2O4 -2 आइन इज। देखिए ये C2O4 और ओवरऑल कौन सा चार्ज है, -2, तो देखें O होता है -2, 4 है तो -8। अब -8 में कितना ऐड किया जाए कि -2 है, लाजमी +6, तो C2 का +6 है, एक C का क्या होगा, +3 होगा, तो फिर आंसर बीटा। क्वेश्चन 26, अगर मैग्नीशियम का ये पोटेंशियल हो, अब आप देखिए यहाँ मैग्नीशियम 0 है, इधर +2 है, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये ब्रोमीन 0 से -1, तो ये क्या है, रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ V0 ऑफ द सेल, इसका मतलब हमने इसमें किसी की जो साइन है वो रिवर्स नहीं करनी, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ और एक का रिडक्शन पोटेंशियल। तो बार बार हमने डिस्कस किया कि E0 ऑफ द सेल किसके बराबर होता है, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन। तो अब E0 ऑफ ऑक्सीडेशन ये है +2.37 और E0 ऑफ रिडक्शन क्या है, +1.08। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास E0 ऑफ द सेल आ जाएगा। तो देखिए 8 और 7 कितने, 15, 1 कैरी, 0 और 3 3, 3 और 1 4 हो गया, और ये 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो आंसर आ जाएगा 3.45 वोल्ट। सो द आंसर इज अल्फा। Question 27, inert electrodes are immersed in a beaker containing silver nitrate, zinc nitrate, lead nitrate and cadmium nitrate. On passing electricity, the cathodic reaction first involves the deposition of। देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए AgNO3 में Ag प्लस है, ZnNO3 ट्वाइस में Zn+2 है, PbNO3 ट्वाइस में Pb+2 है, और कैडमियम नाइट्रेट में Cd+2 है। कैथोडिक रिएक्शन का मतलब क्या है, भाई हम तो जानते हैं कैथोड पे जाते हैं कैट आइन,
और कैटाइन ने जाके क्या होना है, रिड्यूस, यानी कैटाइन की होनी है रिडक्शन। तो रिडक्शन तो उसकी होगी ना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अब Ag प्लस Zn प्लस टू, Pb प्लस टू और Cd प्लस टू, इनको देखें सीरीज के अंदर, तो ये हमें नजर आ रहा है जी यहाँ पे ये Cd है, इसी तरह ये Ag है, उसके बाद ये है जी जिंक, और एक हमारे पास है Pb। तो इनमें रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, जो सीरीज में सबसे नीचे होगा, तो वो कौन है, सिल्वर। सो द आंसर विल बी चार्ली। कंसीडर द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन KMnO4 with FeSO4 in the acidic medium. In this reaction, total number of electrons gained by KMnO4 in the balanced equation is, देखें बहुत आसान सी बात कि ये जो KMnO4 है ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, MnSO4 में। देखें ये K है +1, एक O है -2, 4 है तो -8, अब -8 और +1 -7, तो फिर Mn क्या होगा, +7, SO4 -2, तो ये क्या होगा, ये +2 होगा। अब आप देखें जब हम इतनी सी बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कि बेसिकली इससे इसमें जब कन्वर्जन होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब ये तो क्या थी, रिडक्शन। अब हम ऑक्सीडेशन वाले को उठा लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, FeSO4 से क्या बन रहा है, Fe2SO4 होल थ्राइस। देखिए ये -2 है तो ये +2 है। अब ये होता है -2, कितने हैं 3, तो -6 हो गया, तो Fe दोनों मिला के +6 होगा, तो एक क्या होगा, +3 होगा। अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ +2 से क्या बन रहा है, +3, लेकिन ये 2 Fe हैं, ये एक है, तो हम पहले इसको भी बैलेंस करेंगे। तो अब क्या होगा, एक Fe लूज कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Fe कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब एक बात कल भी हमने डिस्कस की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर बच्चों किसी भी केमिकल इक्वेशन के जो 2 हाफ रिएक्शन है, यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो इस तरह से हो कि एक में ऑड हो और दूसरे में इवन हो, तो उसको बैलेंस करना बहुत आसान होता है। कैसे कि जिसमें रिडक्शन हो रही है उस पूरी इक्वेशन को जो दूसरी इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है उस पूरी इक्वेशन को जो दूसरी इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद आ जाएगी। देखें जब इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह इस 2 को जब इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। सो द आंसर विल बी अल्फा। Question 29. The standard electrode potential for the electrode reaction represented by the equation. What may be deduced from the information above? अब देखिए कहता है जी Pb+4 acts as oxidizing agent. अब Pb+4 क्या हो रहा है, रिड्यूस, +4 से +2 बन रहा है और है भी पॉजिटिव, मतलब ये फीजिबल है, यानी Pb+4 की रिडक्शन हो रही। अब जिसकी रिडक्शन होती है वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो तब होगा जब साथ कोई ऐसा केमिकल हो जो रिड्यूसिंग एजेंट हो, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बीटा Pb+2 हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन Pb+4। अब Pb+4 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है Pb+2 की निस्बत। अब ये बात भी गलत है और इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी कोई लेना देना नहीं। चार्ली PbSO4 होल थ्राइस, देखें किसी भी तरह से ना तो Pb+2 का ना Pb+4 का सल्फेट से ऐसा फार्मूला बन ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत होगा। तो फिर बाकी बात आंसर डेल्टा, कैसे Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। देखिए इस इक्वेशन में Pb+2 बन रहा है विद पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब ये फिजिबल है, अब फिजिबल तो तभी होता है जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल हो, तो बिल्कुल ठीक, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 30.
coinage metals copper, silver and gold are the least reactive because they have. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो यहाँ पे आपको ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सबसे नीचे। इसका मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो भाई जो मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करें, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। तो चूंकि इनके केस में ये वैल्यू बिल्कुल उलट है, इसलिए कैसी रिएक्टिव होंगी? लीस्ट रिएक्टिव। तो फिर आंसर बीटा, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। Question 31. In an electrochemical series, elements are arranged on the basis of. अब देखें ना pH का इससे ताल्लुक है, ना pOH का, ना pKa का, ये तो एसिडिटी और बेसिसिटी से है। तो आंसर सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन स्केल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुताबिक। आंसर डेल्टा। Question 32. In which of the following compounds are ions? Oxidation state of the central atom is +3। अब P2O5 है, सम क्या होगा? सम तो 0 होगा। एक होता है -2, 5 है तो -10, तो ये +10, तो एक P क्या होगा? +5, तो 2 है तो +10, +3 पूछा हुआ तो ये नहीं हो सकता। ClO2 -1, देखिए ClO2 और ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या है? वो -1 है। एक होता है -2, 2 है तो -4। अब Cl अगर +3 होगा तो -1, तो +3 ही पूछा हुआ था। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन चार्ली, अमोनिया। देखिए NH3, एक H +1, 3 है तो +3, N क्या होगा? -3, नहीं हो सकता। इसी तरह डेल्टा, डेल्टा हमारे पास है SO4 -2। अब जब हम बात करेंगे SO4 -2 की, तो अब सब का सम क्या होना चाहिए? -2, एक होता है -2, 4 है तो -8। अब -8 में +6 ऐड करेंगे तो आएगा ना -2, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। तो पक्की बात है आंसर कौन सा हुआ? बीटा। Question 33. Some data relating to magnesium and its compounds are as follows. Standard electrode potential magnesium का ये है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये मेल्टिंग पॉइंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड का ये मेल्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैग्नीशियम मेटल फ्रॉम इट्स ओर? देखें, हम मेटल की वो ओर यूज करते हैं मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ताकि उसको हैंडल करना हमारे लिए इजी हो। तो अब देखिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम क्लोराइड का? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 34. Solid potassium halides react with concentrated sulfuric acid according to the following equation. ये equations है. What is the largest change in the oxidation number of sulfur in each of the compounds? हर कंपाउंड में मैक्सिमम जो चेंज है वो क्या है? देखिए यहाँ H2SO4 में सल्फर +6 है, अब यहाँ भी +6 है, तो चेंज क्या होगा? 6 में से 6 गया, आंसर 0। इसका मतलब रिएक्शन 1 में 0 आएगा, वो जो भी ऑप्शन बनेगा। दूसरा रिएक्शन, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है +6 है, ये वही +6 है, पर SO2 में S +4 है। चेंज कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। अब देखिए रिएक्शन 2 में 0 का भी चेंज नहीं है, 4 का भी नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये 2 बच गया। तीसरा स्टेटमेंट, H2SO4 है, सल्फर वही +6 है, K2SO4 है वही +6, S -2 है H2S में। तो अब ये देखें +6 और -2 का डिफरेंस क्या? 8, तो 8 यूनिट्स का चेंज है। तो अब देखें ये 2 ऑप्शन बची थी, इसमें ये 4 है, 8 का सिर्फ इसके अंदर है। सो द आंसर विल बी 4। Question 35. Mark the incorrect statement about electrochemical series. देखें, with the increase of reduction potential, electropositive character of metal decreases. बिल्कुल, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है।
लेकिन मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम हो जाता है, यानी लिथियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा देन गोल्ड। सही। बीटा, विद द इंक्रीज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, इसीलिए तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल ठीक। एवरी टॉप मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर वन, हर टॉप वाली मेटल लोअर को डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालें तो कॉपर बन जाएगा और जिंक सल्फेट, क्यों कि यहाँ जिंक की होगी ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये बिल्कुल सीरीज के मुताबिक है कि ऊपर वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा, और नीचे वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जिंक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक कॉपर की निस्बत ऊपर वाला एलिमेंट ही है, तो सही हो गया। सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर इन रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम इसी बात को जहन में रख लें तो आप देखिए ये पड़ा हुआ है कॉपर और ये पड़ा हुआ है सिल्वर, तो सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों कि भाई वो इससे नीचे है, नीचे है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो डिस्प्लेस वो मेटल कर सकती है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो पक्की बात है आंसर डेल्टा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।